हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और प्रिपरेशन कैसी हो रही है? तो एग्जाम तो आपका डिले हो ही गया है, सभी जानते हैं आप लोग। बट निराश होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो होना ही है। भले ही बेशक एग्जाम लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, बट होगा जरूर, ये गारंटी है। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और टीएस एलएच को हम पढ़ रहे थे और इससे पहले मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करवाए थे कल वीडियो के अंदर, और जो सेकंड पार्ट है वो आज मैं दे रही हूँ। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ देखने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्रिटिसिज्म Criticism must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste. क्या कहा है यहाँ पर कि criticism जो है must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste. तो who said and where, किसने कहा है, कहाँ पर कहा है? तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सही है, यानी कि टीएस इलियट ने ये बात कही है। और कहाँ पर बोली है? इनका एक ये कुछ हो रहा है आज फोन में ना। यस, अब ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन हमारे पास में जो है वो बिल्कुल ठीक है। इलियट ने कहा है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कह रहा है कि व्हाट आर द टू चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट। इलियट के अकॉर्डिंग जो टूल्स हैं क्रिटिक के, वो दो चीफ टूल्स क्या हैं? जजमेंटल ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एंड इन डेप्थ स्टडी, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो दो टूल हैं वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो दो टूल हैं वो ये हो जाएगा आपका कंपैरिजन एंड एनालिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या कहता है कि द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। हु सेड एंड वेयर, किसने कही है ये बात और कहाँ पर कही है? द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। हु सेड एंड वेयर? इलियट इन द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में, या फिर अर्नोल्ड ने कहा है द स्टडी ऑफ पोएट्री में। तो ये बात जाहिर सी बात है, इलियट पढ़ रहे तो इलियट ने ही कही है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर इलियट ने कहा है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर क्या कहा है? द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ये कहता है कि पोएट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट। आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर सुपीरियर पीपल, आई कॉल इट एट अम्यूजमेंट नॉट बिकॉज दैट इज अ ट्रू डेफिनेशन, but because if you call it anything else, you are likely to call it something still more false. Where does this comment of Eliot appear? Eliot की comment कहाँ पर appear होती है? तो ये जो कमेंट है वो appear होती है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इन द प्रीफेस टू द सेक्रेड वुड में इन्होंने ये बात कही है, पोएट इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट। इस लाइन से ही आप इसको देख लेना, क्योंकि पूरा इतना बड़ा नहीं आएगा। मैं तो यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड करके आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, बट पहली लाइन जो है एक ही लाइन काफी होती है। पोएट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट, ये इलियट ने कहा है द सेक्रेड वुड, प्रीफेस टू द सेक्रेड वुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है भाई? ये कह रहा है कि हु थिंक्स दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्नोबरी इन इलियट्स क्रिटिसिज्म। कि इलियट के क्रिटिसिज्म में क्या है कि एक एलिमेंट है इंटेलेक्चुअल स्नोबरी का। तो ये जॉर्ज सिम्पसन, कंप्टन विकेट, एल्बर्ट जॉर्ज वॉटसन, तो ये कहना है जॉर्ज वॉटसन का, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, इंटेलेक्चुअल स्नोबरी। ओके, यस। द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज फ्रॉम। वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ है वो कहाँ से है? चौसस प्रोलॉग से, होमर से, द सैटिरिकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर से, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है द सैटिरिकन ऑफ प्रोटेनियस आर्बिटर। तो ये एपिग्राफ जो वेस्टलैंड का लिया है ये यहाँ से लिया है।
इलियड हैज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू इजरा पाउंड। अपनी एक पोएम को इन्होंने इजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। तो क्या नाम है उसका? प्रूफ्रोक है, फॉर कॉटेक्स है, तो वेस्टलैंड है। ये सभी आप जानते हो कि वेस्टलैंड को इन्होंने इजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। यस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस हैपन? ओ, ये तो ऑप्शन पहले ही आ गया, कोई नहीं। इलियड डिस्क्राइब्स गंगा, ठीक है, गंगा को डिस्क्राइब किया है किसकी तरह? स्वोलन, संकन, फ्लोइंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इन्होंने एक मतलब संकन की तरह इसको जो है गंगा को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। द induction of four Sanskrit words. Induction of four Sanskrit words in the wasteland is derived from, कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है, द वेदास है, या फिर उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ए, यानी कि ब्रह्म यस, ये क्या है भाई? बृहदारण्य का उपनिषद। ओके, ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। यस, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच मंथ इज द क्रूएलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। तो अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ कहा है, ये आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से, लाइन भी आई हुई है ये तो यही था। यस, मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेयरवॉइंट अपीयर्स। जो मैडम सोसोस्ट्रिस है, फेमस क्लेयरवॉइंट है, कहाँ पर अपीयर होती हैं? द हॉलो मैन में, द फॉरगॉट्स में, या वेस्टलैंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैडम सोसोस्ट्रिस आपके वेस्टलैंड में आती हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वेस्टलैंड में हमारा आंसर हो जाएगा। यस, those are pearls that were his eyes. Here Eliot has used the lines of Shakespeare. From which drama is this line? तो इसको तो आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं कि जो हमारा टेम्पेस्ट था, उसमें मिरांडा ने फर्डिनेंड के लिए आई थिंक ये लाइन बोली थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। Where is the story of Lil and her husband? In which part of the wasteland does it appear? देखिए, लिल और उसके हस्बैंड की जो मतलब यहाँ पे आती है स्टोरी, वो वेस्टलैंड में आती है, ये आप जानते हैं, लेकिन कौन से पार्ट में आती है? सेकेंड पार्ट, गेम ऑफ चेस है यहाँ पर, फायर सरमन है, डेथ बाय वाटर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये ए हो जाएगा। जो लिल और उसकी हस्बैंड की बात आती है, वो किस में आती है? यानी कि इन द सेकेंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस में, ठीक है। Oh, that Shakespearean rag! It is so elegant. Where do these line appear? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में जो सी आंसर है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन को आप एक बार और देख सकते हो, वेस्टलैंड में ही ये लाइन भी आती है। ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जुग 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 सो रोडली फोर्ट टेरो वेयर डू दिस लाइन अपीयर। बताइए, ये पता नहीं कैसे है, वेयर पता नहीं ये वर्ड ही है या कुछ ऐसे ही है, इसका मुझे पता नहीं है। चलिए, कहाँ पर आती है ये लाइन? हिपोपोटामस में, स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स में, वेस्टलैंड में। तो ये लाइन आपकी आती है भाई, सी ऑप्शन दिखाया है, यानी कि वेस्टलैंड में आती है ये वाली लाइन, ठीक है, वेस्टलैंड में आएगी। जुग 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 ट्वीट ट्वीट ट्वीट, याद रखिएगा बहुत अच्छे से इसको। हु इज द स्मायरना मर्चेंट इन द वेस्टलैंड? मिसेज यूजिनाइट्स, मिस्टर लिल, मिसेस टार्सेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास मिस्टर यूजिनाइट्स है। हु इज द स्मायरना मर्चेंट इन द वेस्टलैंड? चलिए, CIF लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड से लाइन है, तो यहाँ पर CIF का क्या मतलब है? कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कोस्ट इनकम एंड फाइनेंस, कंसेशन ऑन इनकम एंड फाइनेंस। तो ये ए हो जाएगा, क्या है ए में? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। चलिए, when the human engine waits like a taxi, when the human engine waits like a taxi, throbbing waiting, who is said to be the human engine here in the wasteland? When the human engine waits like a taxi, throbbing waiting, who is said to be the human engine here in the wasteland? तो लिल है, टार्सिस है, द टाइपिस्ट गर्ल है, द ये हो जाएगा हिसिंथ गर्ल है। तो ये सी ऑप्शन वेरी करेक्ट है यहाँ पर, यानी कि ये ई बना हुआ है बट ये सी है, द टाइपिस्ट गर्ल
तो टाइपिस्ट गर्ल की बात हो रही है। एक बार और क्वेश्चन को देख सकते हैं कि व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉपिंग वेटिंग, हु इज दैट, कौन कहती है इस लाइन को? वेस्टलैंड में टाइपिस्ट गर्ल कहती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। Yes. The exploring hands encounter no defense. Exploring hands encounter no defense. In which part of the wasteland does this line appear? Exploring hands encounter no defense. तो यहाँ जो आंसर बनता है वो ए ऑप्शन है, यानी कि जो द फायर सरमन में लाइन आती है, एक बार और देख लेंगे। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर द डिफेंस, तो ये आती है आपकी फायर सरमन में। ठीक है, फायर सरमन में। यस। हु इज द फोनिशियन सेलर इन द वेस्टलैंड? फोनिशियन सेलर कौन है? तो ये आपका सी आंसर बनता है। फोनिशियन सेलर आपका कौन है भाई? प्लेबस। ओके। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन। इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज दिस लाइन अपीयर? तो ये आपकी जो आती है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो ड्राई बोन्स डिड नो हार्म, मतलब ये हो जाएगा डी, यानी कि व्हाट द थंडर सेड में। चलेंगे नेक्स्ट में। दत्त, दयाध्वम, दम्यता, शांति 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 आर द वर्ड्स यूज्ड बाय इलियट। दत्ता, दयाध्वम, दम्यता, तो दीज वर्ड्स आर इन संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पर्सियन में। तो ये सीधा सा है, संस्कृत में है, इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं है। देखने में भी लग रहे हैं और वैसे भी आपने पढ़े हैं ये क्वेश्चन। इन द वेस्टलैंड द हिमालयाज आर सेड टू बी। हिमालय को क्या कहा गया है? तो हिमालय को कहा गया है भाई हिमावंत, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिमावंत हिमालय को कहा गया है। क्वेश्चन है, इंडीड सो डीपली एम आई इंडेटेड, मिस वेस्टर्न्स बुक विल elucidate the difficulties of the poem much better than my notes can do, and I recommend it to any who think such elucidation of the poem worth the trouble. About which poet of Miss Watson is Eliot talking? तो यहाँ पे इलियट बात कर रहे हैं फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस में। ठीक है। Besides Miss Weston's ritual to romance. Besides Miss Weston's ritual to romance, Eliot is indebted to another work of anthropology. Which work? Besides Miss Weston's ritual to romance, Eliot is indebted to another work of anthropology. Which work? तो गोल्डन बग है, हेमलेट है यहाँ पर, और वेस्टर्न रिचुअल्स रोमांस है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द गोल्डन बग की बात यहाँ पर हो रही है। क्या क्वेश्चन है? बिसाइड्स मिस वेस्टर्न्स रिचुअल टू रोमांस, इलियट इज इंडेटेड टू अनोदर वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो अनोदर वर्क कौन सा है इसके अतिरिक्त? यहाँ पर ये गोल्डन बग हो जाएगा। इलियट, इलियट इज यस, इलियट इज इंडेटेड टू टू वर्क्स, द गोल्डन बग एंड द अदर इज। तो यहाँ जो अदर है वो क्या है? एडोनिस, एटिस, ओसिरिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल इल मिग्लियर फाब्रो? तो ये बेटर क्राफ्ट्समैन होता है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। क्वेश्चन है, द टाइटल अ गेम ऑफ चेस इज डेरिव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। किस प्ले में से लिया गया है जो गेम ऑफ चेस है? इज डेराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। यस, तो ये जो लिया गया है ये डी, यानी कि थॉमस मिडल्टन में से जो है ये टाइटल डेराइव्ड किया गया है इनके एक वर्क से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट्स grandfather was a Unitarian clergyman whose religious zeal brought him to St. Louis in 1834. What is the name of Eliot's grandfather? तो उनके जो ग्रैंडफादर थे टी.एस. इलियट, उनका नाम था विलियम ग्रीनलीफ इलियट। विलियम ग्रीनलीफ इलियट। यस। इलियट्स फादर सफर्ड द गिल्ट ऑफ नॉट हैविंग बिकम, मतलब क्या बनना था उनको, क्या नहीं बनने के गिल्ट में को उन्होंने सफर किया है। तो वो जो है क्लर्जीमैन बनना चाहते थे, तो इसी गिल्ट को उन्होंने जो है सफर किया है। यस।
In this year, Eliot became a British subject. He was also confirmed in the Anglican Church during this year. The year is in this year, Eliot became a British subject. He was also confirmed in the Anglican Church during this year. तो द ईयर इज ये क्या थी? ये थी आपकी बी, यानी कि जो 1927 थी. Eliot received a social classical education at Smith Academy in. कहाँ पर थी ये स्मिथ एकेडमी? जहाँ पर इन्होंने क्लासिकल एजुकेशन ली थी. तो ये थी वही सी, यानी कि सेंट लुइस. सेंट लुइस. In preparation for his entrance to Harvard in 1906, Eliot attended Milton Academy in. बताइए कहाँ पर इन्होंने मिल्टन एकेडमी को अटेंड किया था? इसके लिए प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस टू हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस देने के लिए. तो ये हो जाएगा ए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा मैसेच्यूसेट्स, जो भी पढ़ें आप इसको. यस. इलियट फॉलोड. यस. ये कह रहा है भाई, इलियट फॉलोड द लीड ऑफ अर्थर सिमोंस, द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899. He read the French symbolists. One French symbolist was his favorite. तो what is his name? क्या नाम था इनका? तो जो इनके फेवरेट थे, इनका नाम था जूल्स लेफॉर्ज. जूल्स लेफॉर्ज. Eliot was awarded a Sheldon Travelling Fellowship in 1914. He planned to travel on the continent, then to take up residence at Merton College, Oxford, to write his thesis. He was writing his thesis. तो किस चीज़ पे thesis लिख रहे थे 1904 में, जहाँ पे उन्होंने अवार्ड उनको दिया गया शेल्डन ट्रेवलिंग फेलोशिप के लिए. तो ये जो थे बी ऑप्शन होगा, विटमैन. ठीक है, विटमैन पर ये जो है थीसिस लिख रहे थे, वॉल्ट विटमैन पर. He went to Marburg, Germany for a summer program in philosophy but left after 2 weeks because war was imminent. When did he go to Marburg? कब गए थे यहाँ पर जर्मनी में? तो ये जर्मनी में जो इनकी ट्रबल था वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि जुलाई 1914 में. Who introduced Eliot to Ezra Pound? Who became the most influential, very influence in his life? तो भाई इनको मिलवाया था कॉनरेड एकिन ने इजरा पाउंड से. ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इजरा पाउंड, हिज मैट्रिक एंड पोएट्री? कौन है इसका ऑथर? तो इलियट ही होंगे, है ना. इलियट ही थे, इन्होंने इजरा पाउंड के लिए लिखा था हिज मैट्रिक एंड पोएट्री. तो ये आपके टीएस इलियट हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है. इलियट्स फर्स्ट वाइफ वाज विवेन. He was separated from her in 1932. 1932 में इनसे सेपरेट हो गए. She suffered from, तो ये किस चीज़ से सफ़र कर रही थी उस टाइम पर? तो ए ऑप्शन होगा मेंटल इलनेस से ये सफ़र कर रही थी जब इन्होंने इनको जो है छोड़ दिया था. On January 10, 1957, Eliot married Valerie Fletcher. She worked for him for 8 years. Where did she work? तो ये जो वर्क करती थी कहाँ पर? फाबर एंड फाबर में. फेबर एंड फेबर भी बोल सकते हैं आप. दिस प्ले इज अबाउट द सीन ऑफ पेरेंट्स एंड एक्सपिएशन बाय देयर सक्सेसर्स. नेम द प्ले. तो ये सीन ऑफ पेरेंट्स के बारे में है. तो कौन सा प्ले है ये? ये डी हो जाएगा, द फैमिली रीयूनियन. Which play deals with the question of mutual understanding of husband wife? हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्ले में आपको दिखती है? तो ये आती है भाई द कॉकटेल पार्टी में. कॉकटेल पार्टी. Which play? Yes. Which play deals with the story of a financier, Sir Claude, who tries to fabricate an arrangement to seduce his childless wife, Lady Elizabeth, to adopt called by an illegitimate son of him? तो ये बताइए, इसमें फाइनेंसियर की स्टोरी है. सर क्लॉडे इनका नाम है. हु ट्राइज टू फैब्रिकेट
जिसने ट्राई किया है फैब्रिकेट करने का एन अरेंजमेंट टू सीड्यूस हिज चाइल्डलेस वाइफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई ए ऑप्शन कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। विच प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द न्यूली रिटायर्ड लॉर्ड क्लेवर्टन एक और हु एनकाउंटर्स टू कैरेक्टर्स ऑफ हिज पास्ट। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि जो इसकी बात हो रही है न्यूली रिटायर्ड लॉर्ड क्लेवर्टन की और जो अपने पुराने कैरेक्टर्स से मिलता है। तो ये ऑप्शन था हमारे सामने सी, यानी कि द एल्डर स्टेट्समैन। हमारा आंसर है एल्डर स्टेट्समैन। यस। The use of poetry and the use of criticism 1933 after Strange Gods 1934 and Notes towards the definition of culture 1940 are the works of किसके वर्क्स हैं? The use of poetry and the use of criticism, ठीक है 1933 में, आफ्टर स्ट्रेंज गोड्स 1934 में, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1940 में। तो ये सारे वर्क डी यानी कि टीएस इलियट के हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Although logos is common to all, most people live as if they had a wisdom of their own. The way upward and the way downward are the same. Heraclitus, T.S. Eliot used this excerpt in as epigraph for one of his poems. Name the poem. किसके लिए इन्होंने इस एपिग्राफ को यूज किया है? तो ये यूज किया इन्होंने भाई फोर क्वार्टेट्स के लिए। फोर क्वार्टेट्स। हेलेन गार्डनर, मॉरिस वीड्स, F.O. मैथीसन, ह्यूज कैनर, डेनिस डोनोगी, Donald J. Childs, A. David Moody are the names of some critics who worked on the works of। तो ये थे भाई इलियट के ऊपर, ठीक है। सारे के सारे इन्होंने किसके ऊपर वर्क्स लिखे हैं? अपने इलियट के लिए। तो ये बनेगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर। Who wrote poetry and plays? A study in sources and meaning on Eliot। किसने लिखा है ये? पोएट्री एंड प्लेज, अ स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड मीनिंग ऑन इलियट। तो ये जो लिखा है वही ये डी हो जाएगा। ये लिखा है ग्रोवर स्मिथ ने। यस। हु रोट टीएस इलियट द डिजाइन ऑफ हिज पोएट्री? तो ये लिखा है सी, यानी कि एलिजाबेथ ड्यू ने। Whose work is a Hegelian reading of T.S. Eliot's negativity? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ग्लेसर ब्रायन। Whose work is T.S. Eliot and the poem itself? तो ये भी सी ऑप्शन करेक्ट है। डेनिस डोनगू, whose work is T.S. Eliot and the poem itself? Who wrote A Craving for Reality T.S. Eliot Today? किसने लिखा है A Craving for Reality T.S. Eliot Today? तो ये आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन जो है सी हमारा आंसर है इसमें, और ये हो जाएगा रॉजर किम्बल। Whose work is Matthew Arnold and T.S. Eliot? तो ये हमारा आंसर है एडम किर्श। Who work is Matthew Arnold and T.S. Eliot? It was the first attempt at writing a verse drama. He could not complete it. He published separately two pieces of what he had written, fragment of a prologue 1926 and fragment of an agon 1927. Later these two pieces were published together as Sweeney Agonists, fragments of an Aristophanic melodrama। तो ये हमारा आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 1932। Amy Lowell call it a piece of tripe. For I.A. Richards, it is music of ideas. म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है इन्होंने इसको आई रिचर्ड ने। फॉर विलियम कार्लोस विलियम्स ने इट इज द ग्रेट कैटास्ट्रोफी ऑफ आवर लेटर्स। फॉर लुइस अंटरमेयर इट इज एनीथिंग बट अ सेट ऑफ सेपरेट पोएम, अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जॉइनर वर्क। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कि ये हो जाएगा ए ऑप्शन इलियट्स द वेस्टलैंड को इन्होंने कहा है ऐसा। हेलेन गार्डनर wrote a book on Eliot's name। हेलेन गार्डनर ने एक बुक लिखी है एलियट के ऊपर,
तो ये कौन सी बुक थी भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द आर्ट ऑफ टीएस इलियट लिखी है हेलेन गार्डनर ने। Which poet's epitaph reads, "The communication of the dead is tongued with fire beyond the language of the living. In my beginning, in my end is my beginning, from four quieted east cocker." तो ये तो टीएस इलियट ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है यहाँ पर। लेट अस गो देन यू एंड आई, तो पहली ही लाइन से आप समझ सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। द सेटलमेंट, द स्टेटमेंट Hamlet's emotion is not adequately objectified reveals T.S. Eliot's एसेटियोना। तो ये यहाँ पर जो है इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शेक्सपियर्स हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलर कॉरेलेटिव। ठीक है। जो स्टेटमेंट है हेमलेट्स इमोशन इज नॉट एडिक्वेटली ऑब्जेक्टिफाइड रिवील्स टीएस इलियट्स एसेटियोना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। The last temptation is the greatest reason to do the right deed for the wrong reason. This is the last temptation, but it is treason as it is only self-serving. तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ इसमें, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, मर्डर इन कैथेड्रल। ठीक है। ये कह रहा है कि मिचेलेंग्लो इज द पेंटर मेंशन्ड बाय इलियट इन, ये एक पेंटर था लेकिन था किसमें? तो ये हमारा आंसर है डी, यानी कि ये जो था लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोग में था। मेचेंगलो इज द पेंटर था ये। ठीक है, ये वाला। हु रोट द पोएम विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी? यीट्स इलियट वर्ड्सवर्थ। विस्पर ऑफ इमोर्टैलिटी इलियट ने ही लिखा है, टीएस इलियट ने। Eliot's lines was much possessed by death and saw the skull beneath the skin refer to a dramatist. Eliot ने लाइन जो बोली है was much possessed by death and saw the skull beneath the skin, तो refer to a dramatist. This dramatist, किसी dramatist को रेफर किया इन्होंने, ये तो किसको किया है? तो सी हो जाएगा, इन्होंने किया है गाल्सवर्दी को। ठीक है, गाल्सवर्दी को किया है इन्होंने, या वेबस्टर को। एक सेकेंड, क्या था हमारा आंसर भाई? सी था, वेबस्टर को, जॉन वेबस्टर को, सॉरी है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं, वेबस्टर को। Eliot's lines knew the anguish of the marrow, the ague of the skeleton, refer to a poet. ये किसको रेफर किया इन्होंने? न्यू द एंग्विश ऑफ द मैरो, द एंग्यू, द एग ऑफ द स्केलेटन। तो ये जो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, यानी कि जॉन डन को। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। तो बर्ट नॉर्टन कब आया, ईस्ट कॉकर है, द ड्राई सैल्वेजेस है, और लिटिल गिरिंग है। यस, तो ये हमारे जो आंसर है वो ए है, यानी कि ये ऑल करेक्ट हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। बर्ट नॉर्टन जो है 1936 में, ईस्ट कॉकर 1940 में। ये फोर क्वार्टेट के चारों पार्ट हैं, किसके हैं? फोर क्वार्टेट के चारों पार्ट हैं। सबसे पहला बर्ट नॉर्टन 1936, ईस्ट कॉकर है 1940 में, ड्राई सैल्वेजेस है 1941 में, और लिटिल गिरिंग है 1942 में। ठीक है, चलिए। द पब सीन इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, दिस सीन अपीयर। पब सीन कहाँ आता है? तो ये आता है आपका वेस्टलैंड में ही आता है पब सीन भी। द टाइपिस्ट मैडम सोसोस्टिस एंड द यंग मैन कार्बनक्यूलर अपीयर्स इन वन ऑफ द पोएम्स ऑफ टीएस इलियट। तो अभी हमने बात करी थी, वेस्टलैंड में आते हैं ये कैरेक्टर। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो ये लाइन जो है स्पेंसर की प्रोदेलेमियन में है। तो इलियट हैज यूज्ड दिस लाइन इन वन ऑफ हिज पोएम, इन्होंने अपनी पोएम में इस लाइन को यूज किया है। तो ये किसमें किया? वेस्टलैंड में ही किया है गाइस। स्वीट थिंग्स रन सॉफ्टली एंड सॉफ्टली टिल आई एंड इन माय सॉन्ग, तो वेस्टलैंड में ही लाइन को यूज इन्होंने किया है। सेंट मैग्नस मार्टर, सेंट मैरी वुलनॉथ एंड लवर थीम्स स्ट्रीट अपीयर इन इलियट्स। कहाँ पर अपीयर होती हैं ये? तो इसमें हो जाएगा बी, यानी कि वेस्टलैंड में अपीयर होती हैं।
ठीक है। मैग्नस मार्टर भी, सेंट मैरी वुलनोथ भी और लोअर थेम्स स्ट्रीट भी कहाँ पर अपीयर होते हैं ये सभी? ये हमारे वेस्टलैंड में अपीयर होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। विच फ्रेज डिड इलियट यूज इन द मेटाफिजिकल पोएट्स? किस फ्रेज को यूज किया है इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स में? तो ये हो जाएगा ए, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम के वर्क में अपने यूज किया है। इलियट रेफर्स टू हैमलेट, कॉरियोलेनस एंड टेम्पेस्ट इन वन ऑफ हिज पोएम्स। द पोएम इज, किस पोएम में इन्होंने इनको जो है रेफर किया है इलियट ने? हैमलेट, कॉरियोलेनस एंड टेम्पेस्ट। तो ये सी ऑप्शन है, यानी कि ये भी वेस्टलैंड ही है। Which term is used by Eliot in Hamlet and his problems? तो ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव को यूज किया इन्होंने इसमें। इलियट डाइड ऑफ, किस चीज से इनकी डेथ हो गई थी? तो ये भी हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है कुछ एम्फिस्मा, क्या है ये मुझे भी नहीं पता, इसी से इनकी डेथ हो गई थी। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, हुज लाइन इज दिस? तो इलियट की है, ठीक है, इलियट की लाइन है ये। तो ए ऑप्शन तो है ही नहीं, चलिए कोई नहीं, इलियट की लाइन है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इलियट टेक्स इपीग्राम फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो, दांते की इन्फर्नो से इन्होंने एक इपीग्राम लिया है, तो किस में लिया है? तो ये लिया है इन्होंने बी, यानी कि लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में। द पोएम जेरोन्सन opens with an epigraph that thou hast nor youth nor age, taken from शेक्सपियर। कहाँ से लिया है इनको? शेक्सपियर के कौन से वर्क से? मीजर फॉर मीजर, ठीक है, मीजर फॉर मीजर। हाउ मेनी लाइन्स आर इन द वेस्टलैंड? तो ये तो आप सभी वैसे जानते भी होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो कितनी लाइन है टोटल? तो टोटल हमारे पास 434 लाइन्स इसमें मिलती हैं। यस। हाउ मेनी एसेज आर इलियट सेक्रेड वुड? ये एक ऐसे कलेक्शन है, आप जानते हो, लेकिन टोटल ऐसे कितने हैं यहाँ पर? तो इसमें आपको 20 एसेज मिलते हैं सेक्रेड वुड के अंदर, ठीक है भाई। टी.एस. इलियट इज द मॉडर्न इंग्लिश पोएट हु इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं टी.एस. इलियट? मॉडर्न इंग्लिश पोएट हैं, तो ये जो है भाई डी, यानी कि हिंदू फिलोसफी से, इसीलिए इन्होंने संस्कृत का यूज भी किया अपने वर्क्स में, संस्कृत के वर्ड्स का, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ये रहे हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 essays published in 1920, Tradition and Individual Talent, which was originally published in two parts of the Egoist is a part of this collection. It has the essay Philip Messenger, which contains the mosquitoed line, misquoted line. Okay, immature poets imitate, mature poets still. तो ये जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ए, यानी कि सेक्रेड वुड, इलियट्स सेक्रेड वुड, ठीक है। तो यही थे भाई, मैंने काफी सारे क्वेश्चन, देखिए 40 तो ये हो गए और 60, 40 टोटल 80 क्वेश्चंस दिए हैं आज भी आपको। पिछले वाले वीडियो में भी 60 क्वेश्चन थे, तो टोटल 140 क्वेश्चंस मैंने इलियट के बारे में आपको दिए। इनको भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा कुछ भी आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।